अच्छा जी बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक सिमुलेशन शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें कि सॉलिड पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि फिक्स्ड एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड हैं। रेगुलर पैटर्न सॉलिड पार्टिकल्स का है, लेकिन अगर मैं काम यहाँ पर करूँ कि इन पार्टिकल्स को हीट देना शुरू कर दूँ, तो जैसे ही मैं इनको हीट दूंगा ये पार्टिकल्स फैलना शुरू कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको हीट अप्लाई करें तो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि आपस में टाइटली पैक्ड थे, जुड़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको हमने हीट दी तो वो फैलना शुरू हो गए। जब वो पार्टिकल्स फैलना शुरू हो गए हैं, इट मीन्स कि वो ज्यादा जगह घेरना शुरू हो गए, ज्यादा जगह ऑक्युपाई करना शुरू हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि जब हम सॉलिड पार्टिकल्स जो कि टाइटली पैक्ड हैं, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर हैं, उनको अगर हम हीट अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो फिर वो फैलना शुरू कर देंगे और ज्यादा जगह ऑक्युपाई करना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो क्लास 10 फिजिक्स न्यू बुक का टॉपिक नंबर 1 हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 की फिजिक्स न्यू बुक, जिसका टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़ेंगे डिटेल से, जिसके अंदर हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे यहाँ तक। तो ये जो टॉपिक है ना, ये इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं एंड पर आपको सब मार्क करवाऊंगा कि कहाँ से शॉर्ट बन रहा है, कहाँ से लॉन्ग बन रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिटेल से समझेंगे ईच एंड एवरीथिंग। हर पर्सपेक्टिव आपको समझाऊंगा कि किस तरह लीनियर एक्सपेंशन होती है, किस तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है, और सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन आखिर में हो क्यों रही है, सॉलिड क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं। सिमुलेशंस में तो हमने देख लिया कि हमने हीट अप्लाई की और सॉलिड एक्सपैंड हो गए हैं, फैल गए हैं, ज्यादा जगह को पाई करना शुरू हो गए हैं। तो असल में ये हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यही सब कुछ आज हम पढ़ेंगे अपने इस फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स के अंदर। बुक की हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ बुक हमें क्या समझाना चाह रही है वो भी हम समझते जाएंगे, और अपने जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम लेके चलते जाएंगे। पहली लाइन हमसे कहती है थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ। थर्मल एक्सपेंशन, जब हम हीट देते हैं तो हमारा सॉलिड जो एक्सपैंड करता है, वो एक्सपैंड किस तरह करता है कि उसमें लेंथ में चेंज आ जाती है। ठीक है, एक्सपैंड करके लेंथ बढ़ जाती है, उसकी एरिया बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हम हीट करते हैं तो एज अ टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर ऐसा हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि जैसे ही हम हीट अप्लाई करना शुरू कर देंगे अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को, अभी देखा था ना सिमुलेशंस में, जैसे ही हम अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट अप्लाई करना शुरू हो कर देंगे तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उसके अंदर या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हीट अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे मॉलिक्यूल्स का। जब टेम्परेचर हमारे मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, तो बिल्कुल आपने क्लास 9 फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इट मींस कि हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा जोर से चलना, घूमना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने, उनके अंदर ज्यादा मोशन आना शुरू हो गई हैं। जब ज्यादा मोशन आएगी, ज्यादा मूवमेंट करेंगे वो, तो हम कहेंगे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। आगे चलते हैं, दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा एक्साइटेड है, ज्यादा चलने की उनकी कोशिश कर रहे हैं वो। इट मींस कि वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे, और स्प्रेड आउट, और बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे। ठीक है, अपने आप को फैलाना शुरू कर देंगे, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, जिसकी बिना पर हमारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड होता है, यानी कि फैलता है। पहले ऑब्जेक्ट इतना था, हीट देने के बाद उसके अंदर कुछ चेंज आया और फिर वो बड़ा हो गया। सही है बात, आगे चलते हैं। कन्वर्सली, इसके ऑपोजिट बात भी एक और है। अब वो क्या है, वन अ सब्सटेंस इज कूल, जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं, यानी कि उसके अंदर से हीट रिमूव करते हैं, इट्स पार्टिकल लूजेस एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स, इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आप कुछ भी कह लो, तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी हम ले रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स आपस में करीब करीब आ रहे हैं। ठीक है, करीब क्यों आ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर है तो इट मींस के वो ज्यादा जोर जोर से मूवमेंट कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, मोशन यानी कि उनके अंदर आ रही है। तो जैसे ही हम इनको कूल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, हीट रिमूव कर रहे हैं, हीट कम कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, तो उनके दरमियान में मोशन कम होना शुरू होगी, और जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी बिना पर ये पार्टिकल्स आपस में करीब से करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स आपस में करीब आना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल
का मतलब है कि जब आप उस पर हीट अप्लाई करना करेंगे, ठीक है, और ऑपोजिट में जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे थर्मल का यहाँ पर मतलब ये है कि आप उसमें हीट कम कर रहे हैं, यानी कि आप उसको कूल कर रहे हैं। बिल्कुल सेम जिस पैटर्न के ऊपर हमने क्लास 10 केमिस्ट्री के जो शुरू के लेक्चर्स पढ़े हैं ना, जहां पर आपने इंटरनल एनर्जी समझी थी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी समझी थी मेरे से, बिल्कुल उसी पैटर्न के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर। तो आप वो लेक्चर्स भी लें, उसके पैरेलल आप ये फिजिक्स के लेक्चर्स भी लें, तो आपको ये दोनों रिलेट कर सकेंगे और आप ये दोनों इजीली समझ पाएंगे। अभी तक हमने पहले पैराग्राफ के अंदर ये समझा है, एक हमारे पास प्रोसेस है थर्मल एक्सपेंशन का, जिसके अंदर हम सॉलिड के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं, जिसकी बिना पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स या फिर आप पार्टिकल्स बोल लें, पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि उसके अंदर जो मोशन है वो इंक्रीज हो रही है। जब उनके अंदर मोशन इंक्रीज हो रही है तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं तो वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड आउट हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी बिना पर हमारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो ये पूरा आपको जो तरतीब है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई। इसी प्रोसेस को अगर आप उल्टा कर लें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक होगी ये बात। हीट डिक्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मोशन डिक्रीज होगी, और हमारे पार्टिकल जो दूर दूर थे पहले जब हमने हीट अप्लाई की थी, अब वो पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे, तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसकी बिना पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी बिना पर हमारा पार्टिकल जो कि हमारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है पहले बड़ा था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन आपने डिटेल से समझ लिया। अब बस एक छोटा सा काम करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। फिगर ए में कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉलर एम्पलीट्यूड से घूम रहे हैं। अब ये एम्पलीट्यूड क्या बोला है जी? एम्पलीट्यूड वो चीज होती है कि अगर हमारा पार्टिकल एक जगह पे फिक्स है, जिस जगह पे वो फिक्स है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी ये है मीन पोजीशन। अगर अपनी मीन पोजीशन से वो ज्यादा फासला कवर करेगा तो हम कहेंगे कि ये लार्जर एम्पलीट्यूड है। अगर वो कम फासला कवर करेगा अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि थोड़ा सा ही आगे पीछे घूमेगा बस, तो उसको हम कह देंगे ये हमारे पास स्मॉलर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब ये जितना भी गंदा वंदा लिखा गया लेकिन आपको बात समझ आ गई है। अपनी मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर तो वो ज्यादा दूर तक चले जाएगा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से तो उसको हम कह देंगे लार्जर एम्पलीट्यूड, जो कि फिगर बी के अंदर हो रहा है। और अगर वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा फासला कवर करेगा तो उसको हम कह देंगे कि वो स्मॉलर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है या फिर वो मूव कर रहा है। अब हम इस जितना भी हमने यहाँ पर गन मचाया इसको रेस करते हैं, उसके बाद हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को डिटेल से पढ़ते हैं। अभी तक हमने फिगर के अंदर देख लिया है कि हमारे में जो फिगर ए है इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं जब वो उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं था। अगर हम अपनी फिगर बी की तरफ जाएं तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं, जिसकी बिना पर ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये हमारी 10.1 फिगर बताती है। ठीक होगी बात। अब हम पढ़ते हैं डिटेल से कि थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज है। When a solid are heated, जब सॉलिड को हीट करते हैं दे एक्सपैंड, तो वो एक्सपैंड होते हैं। किस तरह एक्सपैंड करते हैं वो सारी बातें समझा के आ चुका हूं मैं। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। ये बात अब आपने ध्यान से समझनी है कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई कह लें आप, ठीक है, वो है 1 मीटर। 1 मीटर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं आपको, ये ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या हुआ। एक मेरे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो उसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूं लेट से 10 सेल्सियस टेम्परेचर, उसका मैं इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, हीट दूंगा तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल 10 सेल्सियस मैंने टेम्परेचर उसका अगर इंक्रीज कर दिया तो इसके अंदर फर्ज करें अगर इसकी लेंथ एक्सपैंड हुई, अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हुआ, कितना एक्सपैंड हुआ, 1 मिलीमीटर एक्सपैंड हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूं, अब अपना टेम्परेचर को मैं 10 सेल्सियस से बढ़ाकर 20 सेल्सियस करूं, तो मेरा जो पहले 10 सेल्सियस पे 1 मिलीमीटर एक्सपेंशन हुई थी ना, मजीद 10 सेल्सियस अप्लाई करने पे, मजीद 10 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेरा 1 मिलीमीटर सॉलिड ऑब्जेक्ट मजीद इंक्रीज हो जाएगा, मजीद एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब हमारा ये है एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने समझ लिया है। आगे चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर मे कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ
और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। कहता है टेम्परेचर चेंज जब आप करेंगे ना, तो आपके टेम्परेचर चेंज करने से आपकी लेंथ भी इंक्रीज होगी आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट की, और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अभी हम डिटेल से बढ़ेंगे कि जो लेंथ इंक्रीज होती है उसका नाम क्या है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका नाम क्या, और वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज होता है। ये सारी बातें अब हम मैथमेटिकल यानी कि ड्राइव करके प्रूफ भी करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, अगर तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हीट करने पर उसकी लेंथ चेंज हो रही है मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर आ गई है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। हम कहेंगे कि जब हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको हमने हीट अप किया, और हीट अप करने के बाद अगर तो वो उसकी लेंथ चेंज हुई, यानी कि लेंथ उसकी चेंज हुई, इंक्रीज हुई, तो उसको हम कह देंगे हमारे पास लीनियर थर्मल। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ मेटल रॉड इन द फिगर 10.2। ये फिगर 10.2 है, यहाँ पर इसने मेटल रॉड दिखाई है। कौन सी वाली? आपने इसको देखना है, ये ऊपर वाली जो मेटल रॉड है इसको देखना है। इसमें कहता है कि विद एन इनिशियल लेंथ एल नॉट, इसकी जो इनिशियल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जिसको हम कह सकते हैं, वो एल नॉट है। ठीक है, इनिशियल लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ अभी इसकी एल नॉट है, एट द टेम्परेचर टी नॉट। और एल नॉट लेंथ किस टाइम है, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो टी नॉट है। इसको आप यूं ले लें कि आपके पास अभी नॉर्मल हालत के ऊपर ना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ एल नॉट है, और जो आपका जो नॉर्मल हालत है, जिस तरह रूम टेम्परेचर आप कह लें, तो वहां पर टेम्परेचर जो है ना उसको हम टी नॉट ले सकते हैं। अब हमने फर्दर करना गया, हमने एक्सपैंड करना ना, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो वही बात लिखी है, व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी। अब हमने इसका जो टेम्परेचर है ना, इस रॉड के ऊपर जिसकी लेंथ एल नॉट थी, इसका टेम्परेचर हमने अब इंक्रीज कर दिया। अब जो न्यू टेम्परेचर हो जाएगा ना, वो हमारे पास हो जाएगा टी। इट्स न्यू लेंथ बिकम एल, और जो पहले लेंथ एल नॉट थी, अब वो न्यू लेंथ बन गई है एल। हमने पढ़ा है कि थर्मल एक्सपेंशन में ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो फिर लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो पुरानी लेंथ जो थी वो इतनी थी, और जो न्यू लेंथ है हमारी वो इतनी आ गई है। अब आप नोट कर रहे हैं ना कि आपकी जो न्यू लेंथ है, यानी कि एल जो है, वो अब ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट से। बिल्कुल आप कर रहे हैं। और ये कब हुआ कि जब आपका ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट से आपने अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और आपका जो न्यू टेम्परेचर है वो टी है। आप इस तरह ले लें कि आपकी जो एल नॉट है, ओरिजिनल लेंथ थी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की, वो थी आपके पास लेट से 5 मीटर्स। अच्छा जी, आपके पास जो एल नॉट था ना, वो उस टाइम आप लेट से कंसीडर कर लें कि वो था 5 मीटर्स। आपने जो टेम्परेचर, और उस टाइम पर जो टेम्परेचर था ना, वो लेट से 300 केल्विन था। ठीक होगी बात। अब आपने क्या किया, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 300 केल्विन से, अब आपने टेम्परेचर लेट से इंक्रीज कर दिया 350 केल्विन तक, अब आप टेम्परेचर ले गए। तो ये जो पुराना टेम्परेचर था ना, वो आपके पास क्या था, टी नॉट था, और जो न्यू टेम्परेचर, जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो अब आपके पास हो गया टी। इसी तरह जो आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी जो कि एल नॉट था, वो आपके पास था 5 मीटर। सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब जो उसकी न्यू लेंथ आ गई है, वो लेंथ आप फर्ज कर लें, वो आ गई है 6 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर की थी ये रॉड, और ये रॉड जो है ना वो 6 मीटर की है। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि जितना कितना कोई चेंज आया, आखिर आखिर लेंथ में कितना चेंज आ गया। तो हम आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतना चेंज आया है। ठीक है, यहां से अगर आप यूं जाएं तो ऑलमोस्ट इतना चेंज आया है, और जो चेंज आया है लेंथ में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो है, वो हमें ये बताता है कि हमारी जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो माइनस हमारी ओरिजिनल लेंथ। तो हमने क्या लिखा था, हमारी जो लेंथ इंक्रीज हुई थी वो थी 6 मीटर, और जो पुरानी थी वो थी 5 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1 मीटर। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हमारा कितना हो गया, वो हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये मैंने मिसाल के तौर पर समझाई थी ना बातें, उसी से आप रिलेट करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और जो हमारा टेम्परेचर था, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास नया इंक्रीज टेम्परेचर, जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था वो वाला, माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर आपका। पहले आपने टेम्परेचर कर दिया था, जो आपका इंक्रीज टेम्परेचर था वो था 350 केल्विन, और फिर आपने जो ओरिजिनल टेम्परेचर जो असल हालत में था वो था 300 केल्विन। तो डेल्टा टी हमारे पास आ गया 50 केल्विन। ठीक है, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, हम इस तरह निकालते हैं। न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे, तो आपका न्यू टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर, तो ये आपके पास चेंज आ जाएगा। सही है ना बात। चेंज कह लें आप इसको, आप इंक्रीज बोल लें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज इन लेंथ आप ये बोल लें इसको। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं।
आगे चलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड द टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। अब कहता है कि हमारे पास ये जो डेल्टा एल है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट के एंड डेल्टा टी के। कैसे? ये डेल्टा एल हमें यही बता रहा है कि डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ कब हुआ, कि जब हमने अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करवाया। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमारी जो लेंथ है ना वो बढ़ गई है और उसके अंदर चेंज इन लेंथ आ गया। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है ना, अगर इसको खत्म करना चाहें तो इसकी जगह हम लगा देंगे अल्फा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है और ये इसका नाम क्या है, अल्फा। ठीक होगी ये बात। तो हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए इक्वल टू लगाया और साथ में अल्फा लगा लिया। फर्दर अगर हमने अल्फा का फॉर्मूला निकालना है तो हम अल्फा को यहाँ पर रहने देंगे और ये जो चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं अल्फा के साथ ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी। ये करते हैं ना मैथ में हम, तो हम ये कहेंगे कि अल्फा हमारा बराबर हो गया किसके, डेल्टा एल ये वाला डेल्टा एल, ठीक है, ओवर एल नॉट डेल्टा टी के। अब हमारे पास ये सवाल है कि जो अल्फा है ये एक्चुअल में है क्या, अल्फा हमें बताना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पर ये इजी बिल्कुल सिंपल लफ्जों में आपको बताऊंगा। अल्फा हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर तो आपके पास 1 मीटर लंबी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम हो सकता है, ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मीटर लंबा अगर तो आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप 1 सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, 1 सेल्सियस या फिर आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ कितना आएगा वही हमें बताता है कि वो अल्फा है। समझ आ गई बात। 1 मीटर रॉड के ऊपर ये फिक्स्ड है, ठीक है, आपने एक स्केल सेट कर लिया 1 मीटर रॉड का। 1 मीटर रॉड के ऊपर अगर आप 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसमें लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो वो हमें बताता है कि हमारे पास वो अल्फा है। तो अल्फा हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 मीटर लंबी रॉड के ऊपर अगर तो आप 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आएगा, तो वो एक्चुअली में अल्फा है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, एल्यूमिनियम की दी हैं, ब्रास की दी हैं, कॉपर की दी हैं, बताता हूँ इसमें से याद क्या कुछ करना है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम आगे चलें, अब हमने यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला बना लिया, अल्फा का फॉर्मूला बना लिया, उसके बाद अगर हम एक काम ये करेंगे डेल्टा एल जो कि हम यहाँ पर निकाल के आए थे एल माइनस एल नॉट है, इसको हम अगर यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए, डेल्टा एल की जगह हम एल माइनस एल नॉट लिख दें और ये साइड हमारी एज इट इज रह जाएगी, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब ये जो माइनस वाला है ना, जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस वाला बन जाएगा, तो हमारे पास एक स्टेप यहाँ पर मिसिंग है, तो हम उस स्टेप को कर लेते हैं। आपने ना ये स्टेप करने के बाद आपने एक स्टेप और करना है, आपने करना है एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये माइनस वाला है ना, इक्वल टू के उस तरफ जाके ये प्लस वाला एल नॉट बन जाएगा, ठीक है। अब एक एल नॉट यहां पर भी है और एक एल नॉट यहां पर भी है, तो ये दोनों एल नॉट में से हम एक मरतबा कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये मैथ वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो साइड है ना एल, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू यहाँ से एल नॉट कॉमन निकालेंगे, जब एल नॉट कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ अल्फा और डेल्टा टी रह जाएगा, अल्फा एंड डेल्टा टी, और साथ में प्रॉपर लिखते हैं इसको डेल्टा टी, और प्लस यहाँ पर एल नॉट था ना, अब एल नॉट तो कॉमन आ गया, अब क्या रहा बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा बस, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। तो 1 प्लस, अगर आप इसको इस तरह भी लिख लें और आप इसको इस तरह भी लिख लें, एक ही बात है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास जो लेंथ है वो उसका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। यहाँ पर कहता है कि हेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा जो है ना वो असल में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर तो आपके पास 1 मीटर लंबी रॉड है और आपने उस पर 1 सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उसके अंदर जितना इंक्रीज इन लेंथ आएगा वो असल में हमारे पास अल्फा है। तो वो कहता है कि अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और कहता है हर मटेरियल की अलग अलग अल्फा होती है। तो एल्यूमिनियम का अल्फा जो है ना वो ये है, ब्रास का ये है, कॉपर का भी, स्टील का, अप टू सोन बहुत सारे मटेरियल्स का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें 2 तरह के ग्लास लिखे हुए हैं, पायरेक्स ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास तो वो सिंपल होते हैं ना, जिसके हम जिस जिस शीशे के बने हुए हम ग्लास में पानी पीते हैं, जो हमारे घरों में खिड़कियां लगी होती हैं शीशे की, हर तरह का जो शीशा होता है वो ग्लास हो गया। जो पायरेक्स ग्लास है ना वो हाईली इंजीनियर्ड ग्लास होता है, ठीक है, जो कि हम हैवी शॉक्स या फिर सडन टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त करने की जिसके अंदर सलाहियत होती है, तो वो पायरेक्स ग्लास होता है, जो कि अमूमन ना लैब्स में या फिर ऐसी जो फर्नेसेस जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ये वहां पर यूज होता है। तो इसके साथ साथ ही हमारा जो लीनियर एक्सपेंशन है ना वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं वॉल्यूम।
तो यहाँ से बुक अपनी बात शुरू करती है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर राइजेस। इस बात को पढ़ने से पहले अब हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ के आ चुके हैं कि आज जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि अगर तो हीट देने के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास होगा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम से मुराद क्या है? देखो आपने क्लास 9 फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज वगैरह तो पढ़ी थी ना, तो आपने ये बात नोट की थी कि जो आपकी जो लेंथ है ना वो मीटर्स के अंदर मैयर होती है। बिल्कुल, वहां पर एक ड्राइव क्वांटिटी आपके पास थी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और लेंथ भी मीटर से मैयर होती है, विड्थ भी मीटर में मैयर होती है, और हाइट भी मैयर मीटर के अंदर ही मैयर होती है। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास मीटर क्यूब। यानी कि 3 जगह से लेंथ इंक्रीज होना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। 3 जगह से लेंथ इंक्रीज होना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जिसमें हमारे पास लेंथ भी एक्चुअल में आ जाती है, विड्थ भी आ जाती है, और हाइट भी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने आसान करके बोला था कि 3 जगह से लेंथ इंक्रीज होना, सही है। तो आप इसको लेके, एक चीज हमारे पास लेंथ होती है, एक चीज हमारे पास विड्थ होती है, एक चीज हमारे पास हाइट होती है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्यूब हमारे पास है, अच्छा क्यूब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इधर देख लें अगर आप, ये हमारे पास क्यूब है। अगर हम हीट देने पर हमारी लेंथ भी इंक्रीज हो रही हो किसी क्यूब की, ठीक है, विड्थ भी इंक्रीज हो रही है क्यूब की, और हाइट भी इंक्रीज हो रही हो क्यूब की, जो कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3 डायमेंशन है उसकी। अच्छा 3 डायमेंशन में आपको इजी करके मजीद समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे अभी आप बैठे हैं ना, तो वो आपका ऑब्वियसली कोई ना कोई कमरा या फिर रूम होगा। तो रूम में अगर आप नोट करें अपने, आपके रूम में, आपके रूम की लेंथ भी होती है, लंबाई भी होती है, ठीक है, लंबाई भी होती है, उसकी आपकी चौड़ाई भी होती है कमरे की, और उस कमरे की हाइट भी होती है, ठीक है, कमरे के कोने से लेकर सीलिंग तक ये आपकी हाइट होगी है। तो हमारे पास 3 डायमेंशंस बन गई, एक्स डायमेंशन बन गई, वाई बन गई, और जी बन गई। तो इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में यही बात समझ के आ रहे हैं कि अगर किसी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हीट करने पर, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। अब आते हैं दोबारा टॉपिक के ऊपर। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीज, दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोल रहा हूँ, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। सपोज अ सॉलिड हैज द इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, सारी वो पुरानी वाली बातें आ रही हैं जिस तरह हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल नॉट है। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन में पढ़ेंगे कि आपकी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वी नॉट है। बिल्कुल, वहां पर आपने पढ़ा था कि आपका इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे टेम्परेचर तो वही होगा ना, तो यहाँ पर भी आपका जो टेम्परेचर होगा ओरिजिनल वो टी नॉट होगा, चेंज होने के बाद वो टी बन जाएगा। वही बातें यहाँ पर हैं। सपोज अ सॉलिड हैज द इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट अ टेम्परेचर टी नॉट, आ गई भी बातें लीनियर वाली। वन हीटेड टू अ टेम्परेचर, अब जो न्यू टेम्परेचर है यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर है, जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है वो अब टी बन गया, और जो न्यू वॉल्यूम है ना वो अब आपको ये इस तरह रिप्रेजेंट करेगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। यानी कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना आया, सही है। यानी कि V हो गया हमारे पास न्यू वॉल्यूम, और V नॉट हमारे पास था पुराना यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड द राइज इन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल दो, चेंज इन टेम्परेचर आप बोल दो, वो रिप्रेजेंट होगा T माइनस टी नॉट से। यानी कि आप टी जो आपका नया, आपका जो टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर है आपका, और टी नॉट कौन सा, जो कि आपके पास ओरिजिनल टेम्परेचर था। सिमिलर टू द लीनियर एक्सपेंशन, कहता है लीनियर एक्सपेंशन ही को मद्देनजर रखते हुए उसी की तरह द इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, तो डेल्टा वी जो कि इंक्रीज इन वॉल्यूम है वी माइनस वी नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट के। वी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड द टेम्परेचर चेंज टी नॉट के बराबर है। वहां पर पढ़ के आए थे ना आप कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल नॉट के और डेल्टा टी के। तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के और डेल्टा टी के। अब वहां पर लीनियर की जगह पे आपने ये कांस्टेंट खत्म करने के लिए आपने एक प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए आपने एक कांस्टेंट लगाया था जिसका नाम था अल्फा। यहां पर अब आप अल्फा नहीं लगाएंगे, बस एक ही बात है ना, देख लो वहां पर आपने फर्क करना है, बस लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपने फर्क करना है। तो वहां पर आपने पहले कांस्टेंट अल्फा लगा लिया था, ठीक है, यहां पर अब आप कांस्टेंट लगा लो बीटा। बिल्कुल, जिस तरह अब आप क्लास 9 फिजिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं, आपने कभी कांस्टेंट, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए आप कांस्टेंट के लगाते थे, सेम यहाँ पर हम अल्फा और बीटा लगा रहे हैं, तो वही फॉर्मूला बन गया अब यहाँ पर, लेकिन
लीनियर से थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? वहां पर एल आ रहा था, यहाँ पर वी आ रहा है, और यहाँ पर वहां पर अल्फा आ रहा था, यहाँ पर बीटा आ रहा है। इसी को मजीद हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा वी है तो डेल्टा वी बराबर किसका था? वी माइनस वी नॉट के। तो हमने यहाँ पर वी माइनस वी नॉट लिख लिया, तो बीटा और बाकी वही फॉर्मूला बन गया। आगे अगर हमने यहाँ पर माइनस का साइन था, उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और कर सकते हैं, v इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी प्लस वी नॉट। ठीक है, ये जब माइनस वाला उधर जाके प्लस वाला बन गया ना, तो बाहर लिखना है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन आ जाएगा, ये वी नॉट कॉमन आ गया, तो बीटा डेल्टा टी रह गया प्लस वन रह गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, जो कि यही फॉर्मूला उन्होंने ये वाला फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला भी आ गया। अब एक छोटा सा काम और करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बीटा का फॉर्मूला नहीं बनाया हुआ, तो हम बना लेते हैं। हम कहेंगे कि बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा यहाँ पर है, बीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होते हैं इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाते हैं। तो हम करेंगे डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब ये बीटा एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहा है? बीटा की अगर हम बीटा को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम क्यूब है, ठीक है, एक वॉल्यूम क्यूब है, उस वॉल्यूम क्यूब की फर्ज कर लें उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर होता है ना, तो हम उसको लिखेंगे 1 मीटर क्यूब हमारे पास किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। आप इस तरह कह लें, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अगर तो उसके अंदर हम एक सेल्सियस टेम्परेचर या फिर एक केल्विन टेम्परेचर उसका अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, उसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है, तो बीटा हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हम टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वो हमारे पास एक्चुअल में बीटा है। और देख लेते हैं इन्होंने, हाँ बल्कि मैं कह रहा था यहाँ फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, लेकिन एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है, तो बस यहाँ पर वो फॉर्मूला बन गया और हमने इसको डिफाइन भी कर लिया। Here beta is called coefficient of volume expansion which determines how much a material expand with a temperature। बीटा जो है वो coefficient of volume expansion है और हमें ये बताता है कि हमारा मटेरियल कितना एक्सपैंड करेगा, कितना फैलेगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। मुख्तलिफ सॉलिड्स की वैल्यू ऑफ बीटा डिफरेंट होती है। अब आप देखें यहाँ पर जिस तरह अल्फा की वैल्यू सबकी चेंज थी ना, ठीक है, उसी तरह बीटा की वैल्यू भी सबकी चेंज होगी। आगे चलते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ अभी आपको कि आपने इसमें से ना याद क्या कुछ करना है। अभी हम पहले एक बार इसको वाइंड अप कर लें कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद हम ना दोबारा यहाँ पर आते हैं। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा मीनिंग सम एक्सपैंड मोर देन अदर्स व्हेन हीटेड। तो कहता है कि सबकी बीटा की वैल्यू अलग है, तो हम सब पे टेम्परेचर जब अप्लाई करेंगे एक जैसा, तो कुछ ज्यादा एक्सपैंड होगा, कुछ कम एक्सपैंड होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास गिलास है और एक हमारे पास स्टील है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर दोनों का 10 सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें जो अल्फा की वैल्यू है वो गिलास की इतनी है और स्टील की हमारे पास जो वैल्यू है वो इतनी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू स्टील की ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि जो बीटा की वैल्यू है ना वो भी स्टील की ही ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम 10 सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करें गिलास के ऊपर भी और स्टील के ऊपर भी, तो हमारा जो स्टील है ना वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, लीनियर एक्सपेंशन भी इसमें ज़्यादा होगी और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी उसके अंदर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्लास। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है। और अल्फा बीटा आपस में कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है, एक्सपेंशन दोनों ही हो रही हैं, दोनों में वही प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। बस फर्क ये है कि अल्फा हमें ये बताता है कि किसी की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है और बीटा हमें ये बताता है कि किसी की लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें मिला के, यानी कि हम कहें कि उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, बस हमें यही बता रहा है, कोई फर्क नहीं है मैं सच। अब लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे और यहाँ पर मजे के कॉन्सेप्ट और है। लेकिन एक मजे की बात अब आप सुन लो, हमने यहाँ पर जब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जब मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा रहा था कि लेंथ हमारी सिर्फ 1 मीटर में मैयर होती है और लेकिन वॉल्यूम हमारा 3 मीटर से मैयर होता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर तो हम कहें कि बीटा हमारा बराबर है 3 अल्फा के, तो ये हमारी बात कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है। यानी कि बीटा बीटा का यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन वो बराबर होता है अगर हमारे पास कोई लीनियर एक्सपेंशन 3 टाइम्स हो, ठीक है। 3 टाइम्स कैसे होगी? लेंथ भी इंक्रीज, विड्थ भी इंक्रीज और हाइट भी इंक्रीज। अगर 3 टाइम हमारी लीनियर एक्सपेंशन हो तो वो बराबर होती है एक वॉल्यूम एक्सपेंशन के। तो ये b इज इक्वल टू 3 अल्फा आप याद कर लेना। इसी तरह हम सारे के सारे जितने भी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है ना उससे हम निकाल सकते हैं। देखो ये अल्फा की वैल्यू गिवन है, अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा की वैल्यू हमारी एल्यूमिनियम की 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, जो कि बहुत छोटी है ना, ठीक है, लेकिन अब बाकियों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, इनका बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है, सबसे ज्यादा एक्सपैंड ये करता है हीट होने पर।
अच्छा जी, तो आपको कहा जाए कि अल्फा की वैल्यू हमारी एल्यूमिनियम की इतनी है, अब आप बीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट ये करोगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, तो आपका बीटा आ जाएगा, बीटा ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा आपका। आसान हो गया ना काम के नहीं। अगर आपसे ब्रास का कहा जाए, आपको कहता है कि ब्रास की वैल्यू इतनी है अल्फा की, आप इसका बीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला जेन में है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, आप जस्ट ये करोगे कि जो ब्रास की अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पुट करोगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ब्रास की। तो ये आपका रिलेशन है, आपने इसको याद रखना है। कॉन्सेप्चुअली भी मैंने समझा दिया किस तरह कि जो वॉल्यूम है ना वो 3 टाइम्स है लीनियर एक्सपेंशन के, वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 टाइम्स है लीनियर एक्सपेंशन के, ठीक है। आगे अगली बात करते हैं कि इन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न। हमें पता है, हम स्टार्टिंग में सिमुलेशंस में देख के भी आ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी हमने चैप्टर 14 में यही सब कुछ पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली और रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। एज अ टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही उसके अंदर हम हीट अप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ईच एटम पुशेस स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर, तो हर एटम एक दूसरे को जोर से धक्का देना शुरू कर देता है। ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन, क्यों, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करके आया था मैं, वाइब्रेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि उनकी मोशन इंक्रीज हो रही है, सही है। तो मोशन को उसने यहाँ पर वाइब्रेशन के तौर पर रिलेट किया हुआ है, तो मोशन वाइब्रेशन एक ही बात है ऑलमोस्ट। सिंस देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड इंस्टेड, ये बहुत ही कमाल बात लिखी हुई है। अब देखो, एक हमारे जहन में एक सवाल तो आता है ना कि सर देखें, अगर तो हमारे जो एटम्स हैं, ठीक है, ये हल्का सा ना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये जो स्प्रिंग सा मैं बना रहा हूँ ना, ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। एटम टू एटम जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, ये वो है, ठीक है, ये मैं स्प्रिंग के तौर पर बना रहा हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड से, तो ये जो एटम्स हैं ये एक्सपैंड हो रहे हैं हीट देने पर, तो हीट देने पर ये बाहर की तरफ ही क्यों निकल रहे हैं, ये अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो देखो, हम पढ़ के आए हैं, अगर हम जाएं फॉरेन केमिस्ट्री की तरफ, हमने पढ़ा है कि एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये, अगर फर्ज करें ये एटम अंदर की तरफ आना चाहता है, तो ये वाला एटम या फिर ये वाला एटम या फिर ये वाला एटम इस एटम को रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के साथ रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। इसलिए इनवर्ड्स इनवर्ड्स अंदर की तरफ नहीं आएगा, अंदर की तरफ एक तो जगह ही नहीं है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, अंदर तो जगह नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जगह मिल भी गई है तो वो अंदर आएगा भी किस तरह, क्योंकि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे चार्जेस वाले हैं, सिमिलर चार्जेस वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन इसमें इतनी जनरेट हो जाती है कि वो एटम अंदर आने की बजाय अपने आप को फ्रीली बाहर की तरफ निकालना चाहता है, ठीक है। एक और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी है इसका, ठीक है, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आपकी बुक तक हम रहेंगे, मजीद आगे नहीं जाएंगे। आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी थी रिपल्शन की, इसलिए मैंने रिपल्शन वाली आपको बात रिलेट करा दी ताकि आपको ये आखिरी लाइन में समझ आ जाए। इसके साथ साथ ही हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह तैयार करना है। अब मैं जितना भी यहाँ पर मैंने गन मचाया हुआ उसको मैं रेस करूंगा, उसके बाद आपको हेडिंग्स बनवा दूंगा कि आपने इसमें से क्या शॉर्ट है और क्या लॉन्ग जो कि आपने याद करना है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर देखें, आपने इसमें से याद क्या करना है, वो करना है आपने डिफरेंशिएट याद करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन किसके, बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपके पास जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिगर काट दिएगा बस यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। तो आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट याद करना है, नहीं तो आप डेफिनेशंस अलग अलग भी आ सकती हैं, तो वो आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड जो है आपका है, ये दो तरह से आ सकता है। आपको ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन लीनियर, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आपको इस तरह भी आ सकता है। जब आपको इस तरह आएगा तो आपने सबसे पहले ना आपने बनानी है डेफिनेशन की हेडिंग, ठीक है, डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने व्हेन से लेकर एक्सपेंशन तक लिख देना है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है, तो आपने कंसीडर से शुरू करना, फॉर एग्जांपल काट देना, कंसीडर से शुरू करना, कंसीडर से शुरू करना, ये सारी की सारी डेरिवेशन यहाँ तक करनी है, ठीक है, और साथ में आपने इसके ये डायग्राम जरूर बनानी है। उसके बाद आपने अल्फा की हेडिंग बनानी है, और आपने फिर अल्फा की बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है,
ठीक हो गया। अब फिर आपको एक और लॉन्ग आ सकता है कि एक्सप्लेन वॉल्यूम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया बात, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आपने वही काम करना है कि आपने जो है ना डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है, डेफिनेशन की हेडिंग बना के दा से लेकर आपने एक्सपेंशन तक लिखना है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है। फिर आपने लिखना है यहाँ से सपोज से लेकर एंड तक सारा, ठीक है, यहाँ तक, इस फॉर्मूले तक। उसके बाद आपने कंक्लूजन की हेडिंग बनानी है, तो फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये दोनों अलग अलग लॉन्ग भी आ सकते हैं, और अगर इकट्ठा लॉन्ग आया तो फिर आपको यहाँ से आ जाएगा एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो आपने दोनों तरह से तैयार करने हैं, किसी भी तरह आ सकता है, तो कोई मसले की बात नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। पहला टॉपिक है और पहला ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर शॉर्ट की बात करूं तो आपको ये अलग से शॉर्ट भी आ सकता है कि डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और आपको ये शॉर्ट भी आ सकता है डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये अलग से डिफाइन करने को भी आपको आ सकता है। इसके अलावा ये टेबल आपने बहुत जरूरी है आपको याद करना है, आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। और जो मैंने रिलेशन बताया ना बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये इससे रिलेट करके भी आपको वो एमसीक्यू दे सकते हैं। तो आपने ना हर सूरत इस टेबल को याद करना है, इसमें जो कोई बात नहीं छोड़नी है। और इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें जो बताने वाली है, बस ठीक है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पर एक मजे की बात देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टील, स्टील की जो अल्फा की वैल्यू है वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। यहाँ पर आप कंक्रीट पे हैं, कंक्रीट की वैल्यू भी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है। मजे की बात है ना, दोनों का अल्फा यानी कि दोनों का जो एक्सपेंशन है वो सेम है। यानी कि जितना टेम्परेचर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं स्टील को, उतना ही टेम्परेचर अगर आप कंक्रीट को अप्लाई करेंगे तो दोनों सेम अमाउंट के अंदर एक्सपैंड करेंगे। सही है, तो ये वही बात है। अब देखो कंक्रीट क्या होती है, ये कंक्रीट एक्चुअली होती है बजरी सीमेंट रेत, इनका जो मिक्सचर होता है ना जिससे हम लेंटर वगैरह डालते हैं घरों के, तो ये वो कंक्रीट होती है। और लेंटर के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम स्टील भी इस्तेमाल करते हैं। स्टील पता है आपको क्या होता है, स्टील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड आयरन। ये स्टील होता है, जनरल कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टील का। स्टील कार्बन और आयरन से बनती है। तो जो सरिया होता है स्टील, वो भी हम लेंटर के अंदर शामिल करते हैं। तो लेंटर में कंक्रीट भी शामिल होता है, बजरी रेत सीमेंट का मिक्सचर, और स्टील भी शामिल होता है। तो ये अब आप फर्ज करें आपने इसकी छत डाली है, तो जब हम मुस्तकिल तौर पर सूरज की रोशनी हमारे घरों में पड़ती है, हमारी छतों पर पड़ती है, तो हमारे लेंटर के ऊपर पड़ती है, तो उससे एक्सपेंशन होना शुरू होती है। देखिए हीट बढ़ रही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारी छत का, जिसकी वजह से ना एक्सपेंशन होना शुरू होती है। जब एक्सपेंशन शुरू हो रही है तो हमें कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपैंड हमारी कंक्रीट करेगी ना, उतना ही एक्सपैंड हमारा स्टील भी करेगा। तो दोनों बराबर से एक्सपैंड करती हैं और सर्दियों में बराबर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी बुनियाद पर ना हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो छतें हैं घरों की, तो वो सेफ रहती हैं और उनको खतरा किसी किस्म का नहीं होता। ये मजे की बात ही बताने वाली। यहाँ पर गिलास, पायरेक्स गिलास और ऑर्डिनरी गिलास, इनका फर्क भी मैंने आपको बता दिया है। इसकी अल्फा की वैल्यू भी आपने हर सूरत याद करनी है, एल्यूमिनियम की भी हर सूरत याद करनी है। कुछ नहीं होता तो आपने स्टील कंक्रीट दो टाइप्स ऑफ ये जो गिलास है इनकी करनी है, और साथ में आपने ये एल्यूमिनियम ये जरूर करना है। ठीक है, ये कर लेना। और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा से रिलेशन क्या बन रहा है इनका, आपने अगर बीटा निकालने को आएगा तो फिर आपको किस तरह निकालना है, तो वो भी आप जरूर आपने इसको ना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है ना हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप रेगुलर फिजिक्स के लेक्चर्स भी आएंगे जिस तरह मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, और केमिस्ट्री के साथ साथ अब आप फिजिक्स के लेक्चर भी मेरे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मेरे से कमी पेशी रह गई है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल अगर आपने करना है तो कमेंट सेक्शन में कर लेना। आपने चेक किया ही होगा कि मैं हर बच्चे के कमेंट का जवाब देता हूँ। तो उसके साथ साथ ही ना रेगुलर लेक्चर्स आया करेंगे, तो आपने जिस तरह केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ते हैं उस तरह आप फिजिक्स भी मेरे साथ पढ़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।